नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रूस और यूक्रेन से, जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में अमेरिका को भारत की तटस्थता रास नहीं आ रही। और वहीं अमेरिका पहले भी कई बार भारत को स्टैंड लेने की बात कह चुका है और कई बार इसे लेकर अप्रोक्ष रूप से दबाव बनाने की कोशिश भी हुई है, लेकिन भारत अब तक अपने रुख पर कायम है। लेकिन अब अमेरिका भारत को खुली धमकी देने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शीर्ष आर्थिक सलाहकार ब्रायन डीज ने कहा है कि रूस से गठबंधन की भारत को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। और वहीं डीज ने यह भी कहा कि हम चीन और भारत के इस मुद्दे पर लिए गए फैसलों से निराश हुए। और बुधवार को पत्रकारों से बातचीत में डीज ने कहा कि यूक्रेन संकट पर भारत और चीन ने जिस तरह तटस्थता दिखाई है उससे अमेरिका काफी निराश हुआ है। और वहीं ब्रायन डीज ने यह भी कहा कि मॉस्को के साथ अधिक रणनीतिक गठबंधन के परिणाम दीर्घकालिक होंगे और एक तरफ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने इन प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया और वो उससे तेल आयात करने की तैयारी में। और इस मामले में भारत की प्रतिक्रिया वाशिंगटन के साथ उसके संबंधन को जटिल बना रही है। और भारत एशिया में जहां चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में देखा जाता है, उस स्थिति में भारत का अमेरिका के खिलाफ रुख सही नहीं है। और इसके अलावा आपको बता दें कि डीज की यह टिप्पणी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दलीप सिंह द्वारा पिछले हफ्ते अधिकारियों के साथ बैठक के लिए भारत आने के बाद आई है। और इस हफ्ते की शुरुआत में प्रेस सचिव जैन सार्की ने भी कहा था कि इस यात्रा के दौरान दलीप ने अपने समकक्षों को यह स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका रूसी ऊर्जा और अन्य वस्तुओं के आयात में तेजी लाने या बढ़ाने के फैसले को भारत के हित में नहीं मानता। हालांकि ये भी कहा गया है कि अमेरिका और बाकी 7 देशों के समूह भारत के साथ सहयोग करना जारी रखेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की और इससे पहले भी भारत की ओर से रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश पर आपत्ति आ चुकी है। और वही कुछ दिन पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उप राष्ट्रीय सलाहकार दलीप सिंह भारत की यात्रा के दौरान कहा था कि अगर चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो भारत ये उम्मीद न रखे कि रूस उसके बचाव में उतरेगा, क्योंकि रूस और चीन के बीच अब साझेदारी की कोई सीमा नहीं है। और उन्होंने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की प्रतिक्रिया के संदर्भ में ये बातें कही थी। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बुधवार को रूस पर एक और गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि रूस अपने कब्जे वाले मारियोपोल के बंदरगाह वाले एरिया में लोगों को जाने से रोक रहा है। और ये ऐसा हजारों लोगों की हत्या के सबूत छिपाने के लिए किया जा रहा है और वह इन हत्याओं को छिपाना चाहता है। और जेलेंस्की ने तुर्की के एक टीवी चैनल पर कहा कि हम मानवीय कार्गो के साथ मारियोपोल में क्यों नहीं जा सकते। इसका कारण यही है कि वो डरते हैं कि इससे पूरी दुनिया देख लेगी कि वहां क्या हो रहा है। और वहीं जेलेंस्की ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि वहां एक त्रासदी हुई और 9 से 10 लोग नहीं बल्कि हजारों लोग मारे गए और वहीं इससे कहीं ज़्यादा भी घायल हुए। और हालांकि उन्होंने भरोसा जताया कि रूसी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो सारे सबूत छिपाने में कामयाब नहीं होगा और वह इन सभी यूक्रेनियनों को दफनाने में सक्षम नहीं होंगे जो मर गए या घायल हो गए। ये इतनी बड़ी संख्या है कि इससे छिपाना असंभव है। और वहीं रूस ने कीव के बाहर बूचा शहर में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी और उसने यहां मानव नरसंहार करके सबूत छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन सच्चाई दुनिया के सामने आई। और वहीं जेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्होंने कई परिवारों को जला दिया है और कल हमें फिर से एक नया परिवार मिला जिसमें माता पिता और 2 बच्चे थे और रूसी सेना ने इन सभी को जला दिया और इन्हीं वजह से मैंने इन्हें नाजी कहा है। और वहीं शांति वार्ता जारी रखने के मुद्दे पर जेलेंस्की ने कहा कि बातचीत रूस को भी जारी रखनी होगी, क्योंकि इसके बिना इस युद्ध को रोकना मुश्किल होगा।
और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। सीएनजी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन भी सीएनजी के दाम बढ़े। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी हो रही है और दिल्ली में सीएनजी के करीब ₹2.5 प्रति किलो महंगी हो गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 48 घंटे में सीएनजी की कीमत जो है ₹5 प्रति किलो महंगी हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में सीएनजी के दाम करीब ₹69.11 प्रति किलोग्राम हो गई और नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत ₹71.67 हो गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है जो सीएनजी से जुड़ी है, जहां पर मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली में सीएनजी की कीमत करीब ₹76.34 हो गई है। और वही बात की जाए गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत ₹77.44 प्रति किलोग्राम हो गई और हफ्ते भर में सीएनजी की कीमत में करीब ₹9.60 प्रति किलो महंगी हुई है। ये आपको बता रहे कि सीएनजी में लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार 48 घंटे में दिल्ली में करीब ₹5 महंगी हुई है सीएनजी और वहीं दिल्ली में फिर बढ़ोतरी हुई है और वहीं आपको बता दें कि करीब ₹2.5 की बढ़ोतरी की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि लगातार बढ़ोतरी में 48 घंटे में सीएनजी की जो कीमत है ₹5 किलोग्राम बढ़ी और दिल्ली में सीएनजी के दाम अब ₹69.11 प्रति किलोग्राम हो गई है। और इसके अलावा बात की जाए नोएडा और गाजियाबाद की, तो नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी ₹71.67 किलोग्राम हो गई है। और इसके अलावा मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली जिले की बात की जाए तो इसमें सीएनजी की कीमत ₹76.36 किलोग्राम हो गई। और इसके अलावा बात की जाए गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में सीएनजी की कीमत ₹77.44 किलोग्राम हो गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि हफ्ते भर में और वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दें। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेरठ थाना सदर बाजार का एसएसआई लाइन हाजिर हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मेरठ से, जहां पर लापरवाही, भ्रष्टाचार के चलते लाइन हाजिर किया गया। इस वक्त की मेरठ से खबर सामने आ रही है, जहां पर एसएसआई गौरव राणा पर एसएसपी ने कार्रवाई की, जिसके बाद उसे लाइन हाजिरी का ऑर्डर दिया गया। और वहीं आपको बता दें कि गौरव राणा के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद एसएसपी द्वारा यह एक्शन लिया गया और वहीं मेरठ थाना सदर बाजार का एसएसआई को लाइन हाजिर किया गया। और वहीं आपको बता दें कि एसएसआई के द्वारा लगातार लापरवाही, भ्रष्टाचार के चलते लाइन हाजिर किया गया। और वहीं आपको बता दें कि यह कार्रवाई एसपी द्वारा की गई है और जहां पर एसएसआई गौरव राणा पर लगातार भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लग रहे थे, जिसके बाद अब गौरव राणा के खिलाफ लगातार शिकायतें मिली, जिसके बाद अब एसएसपी द्वारा इस मामले में कार्रवाई की गई और उन्हें लाइन हाजिर किया गया। मेरठ थाना सदर बाजार का एसएसआई लाइन हाजिर किया गया। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच 83वें दिन जंग जारी और एक तरफ रूसी सैनिकों के लगातार हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं और वहीं खार्किव और मारियोपोल में हर तरफ चीख पुकार और बर्बादी ही बर्बादी है। और कीव के पास बस एक शहर बोरोडयानका शहर मलबे में तब्दील हो चुका है। स्कूल, अस्पताल और दफ्तर जमीन दोज हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जंग की दिल दहला देने वाली तस्वीर के बीच रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने की तैयारी भी अब चल रही है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस के निलंबन को लेकर आज मतदान होना है और रूस के निलंबन का ये प्रस्ताव अमेरिका की ओर से रखा गया और भारतीय समय के हिसाब से आज शाम करीब 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली में इस पर वोटिंग की जाएगी। और वहीं यूएनजीए अध्यक्ष के कार्यालय ने कहा कि 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र निकाय का आपातकालीन विषय सत्र गुरुवार सुबह 10 बजे फिर से शुरू होगा और इस दौरान रूस को निलंबित करने के लिए मसौदा प्रस्ताव पर कार्रवाई की उम्मीद भी है। और वही मानवाधिकार परिषद में 47 सदस्य देश होते हैं, जो महासभा के अधिकांश सदस्यों द्वारा गुप्त मतदान द्वारा सीधे और व्यक्तिगत रूप से चुने जाते हैं और महासभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से मानवाधिकारों के घोर और व्यवस्थित उल्लंघन करने वाले परिषद के सदस्य की परिषद में सदस्यता निलंबन कर सकती है। और वहीं संयुक्त राष्ट्र में
अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रोमानिया में संवाददाताओं से कहा था कि अमेरिका यूक्रेन और यूरोपीय देशों और संयुक्त राष्ट्र में अन्य भागीदारियों के साथ करीबी समन्वय कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से रूस का निलंबन चाहता है। और इससे पहले भी मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बूचा नरसंहार के मामले पर रूस की जमकर निंदा हुई थी और हर तरफ से रूस की जवाबदेही तय करने के लिए स्वतंत्र जांच की मांग भी उठी। और वहीं महासभा वोटिंग करने पहले सदस्यों के 2/3 बहुमत से मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन करने वाले किसी देश की परिषद सदस्यता निलंबन कर सकती है। और वहीं अब खबर पाकिस्तान से है, जहां पर पाकिस्तान में गंभीर सियासी संकट बरकरार है और पाकिस्तान में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद संसद भंग करवाने वाले इमरान खान अब अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं इमरान खान को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना मुश्किल हो रहा है और विदेशी साजिश वाली जिस कथित चिट्ठी को लेकर रैलिया में दिखा कर इमरान खान पाकिस्तान की जनता की सहानुभूति बटोरना चाहते थे, अब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान को उसी चिट्ठी को लेकर बड़ी फजीहत झेलनी पड़ रही है। अब अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले की सुनवाई कर रहे पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार गिराने में विदेशी साजिश के दावों को साबित करने के लिए कहा है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के विवरण भी मांगे और इसके साथ ही पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि तथ्यों को पेश किए बिना अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कैसे किया जा सकता है। और वही अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने और संसद भंग करने के मामले में आज पाकिस्तान की अदालत से कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। और उधर मरियम नवाज ने तंज कसते हुए कहा है कि इमरान सरकार जाली खत लेकर आई और आपने खत क्यों नहीं दिखाए और ये खत सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष कमजोर पड़ता देखकर अब इमरान खान की पार्टी जगह जगह शक्ति प्रदर्शन में जुटी है। और वहीं स्वाबी शहर और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने प्रदर्शन भी किया और इमरान खान के समर्थकों ने खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान शहर में प्रदर्शन किया और वहीं कथित तौर पर विदेशी साजिश में शामिल नेताओं के खिलाफ स्वाबी शहर में भी इमरान की पार्टी पीटीआई के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। और वहीं आपको बता दें कि नेशनल असेंबली में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और डिप्टी स्पीकर के इस कदम की विपक्ष ने आलोचना करते हुए संविधान का उल्लंघन करार दिया था और इमरान खान ने विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को विदेशी साजिश का हिस्सा करार दिया था। और वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गोरखपुर के मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखने का आह्वान करते हुए बुधवार को कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी की इस बात के लिए आलोचना की कि वो इस घटना को खींच रही है। और वहीं गोरखनाथ मंदिर में रविवार की रात एक युवक द्वारा सुरक्षा कर्मियों पर हमले के बारे में पूछे जाने पर सपा अध्यक्ष ने कहा कि अभी जो जानकारी आ रही है और उसके पिता ने जो कहा है उसके हिसाब से उसे दिमागी समस्याएं थी और वहीं उसके साथ बाइपोलर इश्यूज भी थे और मुझे लगता है कि वो पहलू भी देखना पड़ेगा और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। और वहीं अखिलेश यादव विधान परिषद चुनाव के सिलसिले में कन्नौज आए थे और वहीं रविवार की देर रात करीब 30 वर्षीय आईआईटी स्नातक अहमद मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की और जब सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने उन पर धारदार हथियार से हमला किया जिससे पीएसी के 2 कांस्टेबल घायल हो गए। मामले की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स और आतंकवाद निरोधी दस्ते की संयुक्त टीम कर रही है। और वहीं जांचकर्ताओं को संदेह है कि अब्बासी खुद कट्टरपंथी थे और गोरखनाथ मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आवास भी है जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और हमले के वक्त योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में नहीं थे। और इसके अलावा अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में यूपी बोर्ड परीक्षा के 12वीं के पेपर लीक मामले में बलिया के 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी सुरक्षित नहीं है और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी शासन में पत्रकार भी सुरक्षित
सुरक्षित नहीं है और बलिया में बोर्ड परीक्षा के संस्कृत और अंग्रेजी के पेपर लीक को उजागर करने के लिए पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था और ये एक बहुत ही निंदनीय व्यवहार है और उन्होंने बीजेपी को लोकतंत्र का सीरियल किलर करार देते हुए आरोप लगाया कि वो वोट लूटने में माहिर हो गई है। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारतीय मुस्लिम अलकायदा सरगना अयमान अल जावरी के आह्वान पर ध्यान नहीं देंगे और हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के बाद इस विवाद में खुद को शामिल नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि देश के मुस्लिम अदालत के फैसले का अनुपालन करेंगे और देश की शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांतों का सम्मान करते रहेंगे। और वहीं सीएम बिस्वा ने आगे कहा कि भारत एक लोकतंत्र है और कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक स्पष्ट फैसला दिया है और छात्राओं से स्कूल या कॉलेज में हिजाब जैसी कोई चीज़ पहनने की उम्मीद नहीं की जाती। अगर आप हिजाब पहनते हैं तो मैं कुछ और पहनूंगा और फिर स्कूल कॉलेज धार्मिक वस्त्र या आचरण प्रदर्शित करने की जगह बन जाएंगे। तब स्कूल और कॉलेज कैसे टिक के रह पाएंगे। और सीएम शर्मा ने आगे कहा कि सभी विद्यार्थियों की समानता सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में पोशाक का उपयोग किया जाता है, लेकिन अलकायदा इसे नहीं समझेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन भारतीय मुस्लिम समझेंगे और मैं आश्वस्त हूं कि वो न्यायपालिका और हमारी शिक्षा प्रणाली के मूल सिद्धांतों के साथ है। और वहीं उल्लेखनीय है कि अलकायदा सरगना अयमान अल जावरी ने भारत को निशाना बनाने के लिए कर्नाटक के हालिया हिजाब विवाद का इस्तेमाल करते हुए एक वीडियो क्लिप में कहा है कि हमें मूर्ति पूजक हिंदू लोकतंत्र की मृगतृष्णा से छले जाने को रोकना होगा। और वहीं जावरी ने इस वीडियो में कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान की तारीफ की है, जिसने हिजाब विवाद के दौरान फरवरी में छात्रों के एक समूह के जय श्री राम का नारा लगाते हुए अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपका रूबरू करा दे। अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में आर्थिक मामलों पर अहम बैठक होने वाली। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होगी। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर अब पीएम मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि आज शाम करीब 6:30 बजे ये बैठक हो सकती है, जहां पर आर्थिक व्यवस्था को लेकर ये बैठक होगी और दिल्ली में आर्थिक मामलों पर ये अहम बैठक मानी जा रही है। जहां पर आपको बता दें कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की ये बैठक है, जहां पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। और इसके अलावा आपको बता दें कि करीब शाम 6:30 बजे तक ये अहम बैठक भी हो सकती है और इसमें कई अहम निर्णय भी लिए जा सकते हैं। और वहीं आपको बता दें कि आज शाम करीब 6:30 बजे ये आर्थिक अहम बैठक हो सकती है, जहां पर ये दिल्ली में ये आर्थिक मामलों पर ये अहम बैठक होनी है। जिसके बाद आपको बता दें कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक होनी है, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। और वहीं पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। और इसके अलावा आपको बता दें कि करीब 6:30 बजे ये बैठक होनी है। और वहीं इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू करा दे। मेरठ से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आज शाम एमएलसी चुनाव का प्रचार जो है वो थम जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 9 अप्रैल को मेरठ में चुनाव की पोलिंग है। और वहीं आपको बता दें कि जिसको लेकर आज चुनाव प्रचार का जो समय है वो थम जाएगा और सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। ये मेरठ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एमएलसी को लेकर चुनाव प्रचार चल रहा था और वो आज थम जाएगा। और 43 बूथों पर करीब 4250 वोटर हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि आज शाम एमएलसी चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और लगातार एमएलसी के जो प्रत्याशी है वो चुनाव प्रचार कर रहे थे, जिसके बाद अब चुनाव प्रचार थम जाएगा और 9 अप्रैल को मेरठ में चुनाव की पोलिंग होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। और ये मेरठ से
खबर सामने है, 43 बूथों पर 4250 वोटर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। और वहीं लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने अब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। और वहीं कांग्रेस आज यानी गुरुवार को देश भर में सड़कों पर प्रदर्शन करने जा रही। और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे की जानकारी दी। और वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने लखनऊ स्थित कांग्रेस के दफ्तर में मोदी सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि 62 करोड़ अन्नदाताओं को टैक्स के बोझ के तले दबाया जा रहा है। और उन्होंने आगे कहा कि रोज सुबह प्रधानमंत्री तेल की कीमतों में वृद्धि करके देशवासियों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। और पिछले 16 दिनों में इनके दामों में करीब 14 बार बढ़ोतरी की गई। और वहीं बुधवार को हरियाणा के भिवानी में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। और युवा कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने हाथ से गेट पर बीजेपी सरकार का पुतला भी फूका और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। और युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विकास कुमार ने आरोप लगाया कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से जनता को लूटने में लगी हुई है। और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के चलते आए दिन पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। और वहीं कुमार ने आगे कहा कि सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बड़ी कीमत को वापस लेने की अपील की है। और वहीं देश में लोगों पर लगातार महंगाई का वार जारी है और ईंधन के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और आज दिल्ली वालों के लिए सीएनजी के दाम फिर बढ़ गए और ये करीब 2.5 रुपये और महंगी हो गई। और राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम अब 69 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर किलो हो गई है। और वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 4 अप्रैल 2022 को भी सीएनजी के दाम में करीब 2.5 रुपये का इजाफा किया गया था। और इसके मुताबिक 4 दिनों में सीएनजी के दाम पूरे 5 रुपये बढ़ चुके हैं। और लोगों के लिए अब सीएनजी कार चलाना भी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। और देश में लोगों पर लगातार महंगाई का वार जारी है और ईंधन के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और दिल्ली वालों के लिए सीएनजी के दाम में फिर 2.5 रुपये की बढ़ोतरी हुई। और राजधानी दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 69 रुपये 11 पैसे प्रति किलो हो गई। और इससे पहले 4 अप्रैल को भी 2022 को सीएनजी के दाम में 2.5 रुपये का इजाफा हुआ था। इसके मुताबिक आपको बता दें कि 4 दिनों में सीएनजी के दाम पूरे 5 रुपये बढ़ चुके हैं। और अब सीएनजी कार चलाना भी ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज़ के साथ।